नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने साइबर क्राइम के लेक्चर को और सीखने के लिए क्या है अब आगे ये सब देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ ई मनी और इंटरनेट बैंकिंग। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मनी या फिर इंटरनेट बैंकिंग के कितने टाइप्स हैं। तो देखो, इंटरनेट बैंकिंग आर बीइंग एम्प्लॉयड इन द मार्केट प्लेस। इंटरनेट बैंकिंग क्या है? आप अपने अकाउंट्स की डिटेल, मतलब बैंक अकाउंट की डिटेल, लॉगिन आईडी और पासवर्ड से एक्सेस कर पा रहे हो, सारी चीज़ें ट्रांजेक्शन्स कर पा रहे हो। तो ये सब फैसिलिटी को इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। तो देख लेते हैं पहला क्या है, इंटरनेशनल। जो टी लवर है, चाय से जिसे प्यार है, वो चाय पी सकता है। मैं भी पी लेता हूँ। चलो, इंटरनेशनल, दिस इज द बेसिक लेवल ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। ये एक बेसिक लेवल है इंटरनेट बैंकिंग का। टिपिकली द बैंक हैज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द बैंक्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑन अ स्टैंड अलोन सर्वर। इसमें क्या होता है, जो बैंक से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है या बैंक के प्रोडक्ट्स के बारे में, बैंक की मार्केटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में, उनकी सर्विसेज के बारे में, इनके अपने ही सर्वर पे सारी की सारी अवेलेबल होती है। यहाँ पे रिस्क भी लो है क्योंकि इनके अपने ही सर्वर पे इंफॉर्मेशन सिस्टम टिपिकली हैव नो बात बिटवीन द सर्वर एंड द बैंक्स इंटरनल नेटवर्क। भाई अपना ही है सब कुछ, तो बैंक तो वैसे चाहेगा भी यही ना। दिस लेवल ऑफ इंटरनेट बैंकिंग कैन बी प्रोवाइडेड बाय द बैंक और आउटसाइड आउटसोर्स। ये जो इंटरनेट बैंकिंग है, या तो बैंक खुद ही दे सकता है या फिर मान लेते हैं ये सारी फैसिलिटी किसी और को भी दे सकता है। अब जैसे ज्यादातर बैंकों ने, इन्फोसिस एक आईटी बेस्ड कंपनी है, उस आईटी बेस्ड कंपनी ने आउटसोर्स की, मतलब बैंक ने अपना काम आउटसोर्स कर रखा। आउटसोर्स क्या होता है, बैंक का अपना काम किसी और को दे दिया है, फिर वो सारे काम करता है। ये जो हम क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन करते हैं, ये ट्रांजेक्शन को सारा रिकॉर्ड करना ये किसी और कंपनी का काम है, कोई जरूरी नहीं कि वो बैंक का ही होगा। तो बैंक को वो लोग सर्विस देते हैं। तो जो चीज बैंक अपने काम किसी और को दे देते हैं, उसे बोलते हैं आउटसोर्स। तो यहाँ पे ज्यादातर इंटरनेशनल लेवल के इंटरनेट बैंकिंग में, जैसे कि बताया कि बेसिक लेवल है, तो यहाँ बैंक खुद ही कर लेता है, अपने सारे डाटा को मैनेज कर लेता है, या फिर आउटसोर्स भी करा लेता है। अगला है कम्युनिकेटिव। दिस टाइप ऑफ इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम अलाउ सम इंटरेक्शंस बिटवीन द बैंक सिस्टम एंड द कस्टमर। ये कुछ अलाउ करता है कि आप बैंक सिस्टम और कस्टमर आपस में कुछ यहाँ कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू, मतलब मेल कर सकते हैं उनको, अकाउंट की इंक्वायरी, लोन एप्लीकेशन और स्टैटिक फाइल अपडेट, इन सब चीजों की यहाँ पे जानकारी आपको मिल जाएगी इस इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम। एक बात बताओ, HDFC बैंक में आपका अकाउंट है और आप अकाउंट उसी बैंक में आप लोन के लिए भी एप्लीकेशन दे रहे हो, तो ये तो आपके लिए अच्छा रहेगा ना कि एक ही इंटरनेट बैंकिंग से अपना लॉगिन करेंगे और लोन की एप्लीकेशन भी चेक कर लेंगे। तो ये होता है कम्युनिकेटिव, बिकॉज दिस सर्वर्स में हैव अ पाथ टू द बैंक्स इंटरनल नेटवर्क। द रिस्क इज हायर विद दिस कॉन्फ़िगरेशन देन विद इंफॉर्मेशनल सिस्टम। यहाँ पे बैंक के इंटरनल नेटवर्क में ही सारी चीजें होती है, तो रिस्क थोड़ा हाई होता है। अप्रोप्रिएट कंट्रोल यहाँ पे करना पड़ता है, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो बैंक के इंटरनल नेटवर्क को कोई अटेम्प्ट कर सकता है अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रांजेक्शनल इंटरनेट बैंकिंग में, दिस लेवल ऑफ इंटरनेट बैंकिंग अलाउज कस्टमर टू एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शंस। इस इंटरनेट बैंकिंग में ट्रांजेक्शंस करने के लिए भी अलाउ करते हैं कस्टमर्स को। कौन से ट्रांजेक्शंस? आप किसी को फंड ट्रांसफर कर सकते हो, किसी बिल की पेमेंट कर सकते हो। तो ज्यादातर आप जो इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो उसमें ट्रांजेक्शंस राइट हैं। आप किसी बिल की पेमेंट कर सकते हो, किसी को फंड ट्रांसफर कर सकते हो। अभी भी बड़ी बड़ी कंपनीज में ट्रांजेक्शनल राइट नहीं रखते हैं इंटरनेट बैंकिंग में, क्योंकि वो लोग पूछते हैं, जब इंटरनेट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं बैंक वाले, तो पूछते हैं आपको ट्रांजेक्शनल राइट चाहिए। तो कंपनियां इसलिए मना कर देती है कि भाई ऐसा है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की ट्रांजेक्शन अगर वो करेंगे अपने एंड पे, या उनका कोई एम्प्लॉय करेगा, तो हाई चांसेस है फ्रॉड होने के या फिर गलत होने के। इसलिए अच्छा है RTGS NEFT का फॉर्म भरो, हम्म, और बैंक जाओ और बैंक में जमा करके आओ, बैंक वाले ट्रांजेक्शन कर देंगे। तो ये थोड़ा सा सेफ रहता है। चले आगे। नाउ ई मनी बैंकिंग रिस्क। अब ई मनी क्या है? आपके अकाउंट में जो पैसे डिजिट में दिख रहे हैं वही तो ई मनी है। अब इसमें बैंकिंग रिस्क क्या रहता है? देखो, इंटरनेट बैंकिंग क्रिएट अ न्यू रिस्क कंट्रोल चैलेंजेस फॉर नेशनल बैंक्स। जो राष्ट्रीय स्तर पे जो बैंक है, नेशनल बैंक्स हैं, उनके लिए
जो इंटरनेट बैंकिंग है एक रिस्क भी लेके आया है। क्यों? फ्रॉम अ सुपरवाइजरी पर्सपेक्टिव, उनको सुपरवाइज करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। रिस्क इज पोटेंशियल दैट इवेंट्स एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड मे हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द बैंक्स अर्निंग और कैपिटल। इसका जो है रिस्क ये रहता है कि कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती है जो एक्सपेक्टेड है, या फिर कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हो सकती है, इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा बैंक की टोटल कमाई पे या बैंक की टोटल पूंजी पे। देयर आर 9 डिफाइंड कैटेगरीज ऑफ रिस्क। 9 तरीके से रिस्क डिफाइन है। वो कौन से 9 तरीके के रिस्क हैं वो देख लेते हैं। देखो, जैसे कि द रिस्क आर क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी, प्राइस, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, कंप्लायंस, स्ट्रेटेजिक एंड रेपुटेशन। These categories are not mutually exclusive and all these risks are associated with internet banking। मतलब ये कि सिर्फ इतने ही रिस्क नहीं है, और भी ज्यादा रिस्क हो सकते हैं। म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है। इसलिए इंटरनेट बैंकिंग अगर सुविधाएं दे रहा है तो उसके कुछ रिस्क भी है, वो रिस्क यही है। अब वही चीज है ना यार, कि हर चीज के अपने फायदे और हर चीज के अपने नुकसान है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मोबाइल के फायदे हैं तो मोबाइल के नुकसान भी तो है। इंटरनेट के फायदे हैं तो इंटरनेट के नुकसान भी तो है। अगर आप इंटरनेट को नहीं पता ना कि आपको वो क्या चीज दिखाए और क्या चीज नहीं दिखाए, आप जो सर्च करोगे वो दिखाएगा, है ना। मोबाइल को नहीं पता। दे आर इंटेलिजेंट, है ना। मोबाइल एक सिस्टम है, इंटरनेट एक सिस्टम है, वो इंटेलिजेंट हो सकता है बट इंटेलेक्ट नहीं हो सकता ना। तो वही सारी चीजें, इंटेलिजेंट तो एक मशीन भी है, हमें तो इंटेलेक्ट पर्सन बनना है जिसको ये चीज समझ में आए कि क्या सही और क्या गलत है। चलो आगे चलते हैं। नाउ क्रेडिट रिस्क। Credit risk is the risk to earning or capital arising from an obligor failure to meet the terms of any contract with the bank or otherwise to perform as agreed। क्रेडिट रिस्क ये बना रहेगा कि क्रेडिट रिस्क का मतलब है कि बैंक की कमाई घटने के या फिर उसके अपने खुद के कैपिटल को लॉस होने के चांसेस। कैसे? मान लो किसी ने किसी को लोन दिया बैंक ने, ठीक है, और बैंक का पैसा तो चला गया, बैंक को बदले में क्या मिलने वाला था? इंटरेस्ट। अब सामने वाला नहीं देता पैसा बैंक को, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करता, तो ऐसे केसेस में तो रिस्क रहेगा ही ना। तो क्रेडिट रिस्क इज फाउंड इन ऑल एक्टिविटीज वेयर सक्सेस डिपेंड्स ऑन काउंटर पार्टी। ये तो सभी में रहेगा, चाहे इंटरनेट बैंकिंग हो या ना हो। जब भी हमारी सक्सेस किसी दूसरे बंदे के हाथ में है ना, तो रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। मतलब अगर आपकी खुशी किसी दूसरे बंदे के हाथ में है, कोई और डिसाइड करेगा कि आपको खुश रहना या नहीं रहना, तो हाई चांसेस है कि आप दुखी ही रहोगे ज्यादा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी खुशी या फिर अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ध्यान दे, सेल्फ करेक्ट करें अपने आप को, है ना। तो वही चीज है, अगर काउंटर पार्टी ईश्वर या फिर बोरोवर की परफॉर्मेंस पे अगर रिस्क है या उनकी परफॉर्मेंस पे अगर सक्सेस डिपेंड है तो रिस्क तो बना ही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इट अराइजेस एनी टाइम बैंक फंड्स आर एक्सटेंडेड, कमिटेड, इन्वेस्टेड और अदरवाइज एक्सपोज थ्रू एक्चुअल इम्प्लाइड कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स। ये मतलब वही चीज है कि बैंक का फंड किसी को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, किसी को दिया जा रहा है, उसमें एक रिस्क तो रहेगा ही। तो यार रिस्क तो है ही, बिजनेस, बैंक का बिजनेस ही रिस्क पे है। चलो आगे चलते हैं। क्रेडिट रिस्क बस इतना याद रखो आप। नाउ पेमेंट प्रोसेस। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ए पोर्टफोलियो ऑफ लोन्स obtained through the internet requires that the board and management understand and control the bank's lending risk profile and credit culture. They must assure that effective policies, processes, and practices are in place to control the risk associated with such loan। वही है कि पेमेंट का क्या सीन रहेगा, कि जो लोग लोन लेंगे वो देंगे नहीं देंगे, तो ये सब एक इंटरनेट पे जो रिक्वायरमेंट आती है लोगों की, किस टाइप के उनको लोन्स चाहिए, उस पे बोर्ड या मैनेजमेंट जो है बैंक का वो डिसाइड करती है, ठीक है यार इतना रिस्क प्रोफाइल के साथ हम इस बिजनेस को कर सकते हैं, इस पे इतना काम किया जा सकता है। फिर उसके लिए वो अच्छी पॉलिसी बनाए, प्रोसेस बनाए, प्रैक्टिस बनाए, ताकि रिस्क को कंट्रोल किया जा सके ऐसे लोन्स के साथ, कि फ्रॉड ना हो कल के। तो एक बात, इंटरनेट आने से
हमारी रिक्वायरमेंट बैंकों को पता चल जाती है। मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे, तो किसी बच्चे को कुछ और पढ़ना है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट कमेंट सेक्शन में मुझे डाल देते हैं, तो इंटरनेट की हेल्प से मुझे पता चल जाता है कि उनको क्या पढ़ना है। तो रिक्वायरमेंट तो पता चल रही है ना, ऐसे बैंक को भी पता चल जाता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क इज द रिस्क टू अर्निंग और कैपिटल अराइजिंग फ्रॉम द मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट। मतलब इंटरेस्ट रेट के अप या डाउन होने से बैंक के अर्निंग और उसके कैपिटल पे, बैंक की कमाई और उसकी पूंजी पे तो असर रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना। तो वो तो यार रिस्क रहेगा ना, बैंक की असेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, इन सब पे रहेगा ये बैंक के ये इंटरेस्ट रेट का रिस्क। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो बैंक की रेवेन्यू ज्यादा होगी। अगर प्रेशर आ रहा है, मार्केट सिचुएशन ऐसी बन रही है, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उनकी रेवेन्यू भी कम हो जाएगी। नाउ लिक्विडिटी रिस्क। ये जितने भी रिस्क है ना, सारे के सारे उनके अर्निंग और कैपिटल को इफेक्ट करने वाले, उनकी कमाई और उनकी पूंजी को मतलब अफेक्ट करेंगे। इस लिक्विडिटी क्या होती है, एक बात बताओ, अगर किसी कंपनी के करंट एसेट 100 करोड़ के हैं और उसकी करंट लायबिलिटी 150 करोड़ की, मतलब करंट एसेट 100 ही करोड़ के हैं और लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी 150 करोड़ की, तो वो कंपनी कभी भी 150 करोड़ तो दे ही नहीं सकती ना। तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो गई ना उनके साथ। किसी के घर के खर्चे अगर 50,000 में पूरे होंगे और वो बंदा कमा ही रहा है 40,000, तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। हम्म। तो लिक्विडिटी रिस्क का मतलब ही यही है कि आप अपने खर्चों को, अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पाते, इनएबिलिटी टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन, अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकते विदाउट इनकरिंग अनएक्सेप्टेबल लॉसेस। तो भैया कुछ तो लॉस होगा, वैसे तो हर महीने लॉसेस होते रहेंगे, असेट पे इफेक्ट आता रहेगा, तो लिक्विडिटी रिस्क रहेगा। प्राइस रिस्क, फिर से अगेन वही अर्निंग और कैपिटल को, लेकिन कैसे इफेक्ट करेगा इस बार, चेंज इन द वैल्यू ऑफ ट्रेडेड पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मतलब बैंक जिस पोर्टफोलियो में ट्रेड कर रहा है, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में शेयर्स, स्टॉक, डिबेंचर्स में ट्रेड कर रहा है, अगर उसकी वैल्यू में अप और डाउन हो जाए, चेंजेस हो जाए, तो प्राइस रिस्क बना रहेगा। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, अभी देखो डॉलर्स, डॉलर इतना मजबूत होता जा रहा है, एक डॉलर लेने के लिए आपको 80 रुपए देने पड़ेंगे, कभी ये 60 रुपए में भी मिलता था, कभी 70 रुपए में, तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इज प्रेजेंट व्हेन अ लोन और पोर्टफोलियो ऑफ लोन्स इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। अगर लोन ही फॉरेन करेंसी में दिया जा रहा है और फॉरेन करेंसी की वैल्यू आगे या ऊपर या नीचे होती रहेंगी, तो फिर ऐसे केस में बैंक को नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। अगला है ट्रांजैक्शन रिस्क। ऐसे ट्रांजैक्शन करने से जिससे प्रोस्पेक्टिव रिस्क आ सकता है अर्निंग या कैपिटल पे, कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन कर दे, कोई गलती हो जाए ट्रांजैक्शन में, या फिर प्रोडक्ट और सर्विस आप सही से डिलीवर नहीं कर पाए, अपनी इंफॉर्मेशन को मैनेज नहीं कर पाए, तो ऐसे में अगर कस्टमर चले जाते हैं और नहीं आप सर्विस दे पा रहे हैं, तो आप गलत ट्रांजैक्शन के शिकार हो जाएंगे बैंक वाले, और उनको लॉस हो सकता है कस्टमर को। कस्टमर चले जाएंगे किसी अच्छे बैंक में या किसी दूसरे बैंक में। तो ये सारे रिस्क थे, इतना सब कुछ, बस जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब बस आप उतना ही याद रखो। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम नेशनल 187, national bank that offer bill presentation, presentment and payment will need a process to settle transactions between the bank, its customers and external parties. In addition to transaction risk, settlement failures could adversely affect reputation, liquidity and credit risk. अब ये क्या है कि जिसमें पार्टी या जो बैंक्स हैं वो बिल की प्रेजेंट करवाते हैं और उसकी पेमेंट, मतलब होता है क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कोई बिजनेसमैन है, उसकी 10 शिपमेंट है, 10 मतलब उसने ट्रांजेक्शन्स किया किसी कस्टमर के साथ। अब वो कस्टमर कह रहा है ऐसा है, देखो ये ना जितने भी ये जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं इनकी पेमेंट तो अभी नहीं करूंगा, मैं 90 डेज के बाद करूंगा। तो ऐसे में बिजनेसमैन को उस कस्टमर पे भरोसा नहीं रहेगा, तो ये जो बिजनेसमैन है अपने बैंक में ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करेगा 10 के 10 इनवॉइस के साथ, बोलेगा ये जो है ना उस कस्टमर के बैंक को आप भेज दो ये सारे के सारे पेपर, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, ताकि वो जो कस्टमर है अपने गुड्स रिलीज करा पाए,
गुड्स अदरवाइज रिलीज नहीं करा सकता अगर ओरिजिनल पेपर नहीं रहेंगे। फिर ये बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन हो गई देखो। तो अब इस बैंक का इस बैंक से लेना देना हो गया, ये कस्टमर, ये बिजनेसमैन और ये जो कस्टमर है वो पीछे खड़े हो गए। अब इसमें क्या, बिजनेसमैन भी सिक्योर है और कस्टमर भी सिक्योर है। अब इस बैंक बैंक में जो ये डॉक्यूमेंट्स इसने दिए इसे बोलते हैं बिल प्रेजेंट करना। अब हम बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं यार वो तो 90 दिन बाद देगा, आप एक काम करो मुझे आज ही दे दो, ठीक है। तो उस बिल की पेमेंट हम आज ही ले लेते हैं, बदले में बैंक हमसे इंटरेस्ट ले लेता है और फिर बैंक क्या करता है, वो 90 दिन बाद बिल को ड्यू करके उसके बैंक से ले लेता है। तो इस तरीके से इसमें ट्रांजेक्शन में क्या रिस्क इन्वॉल्व हो गया कि भैया कस्टमर का जो बैंक है वो अगर डिनाई कर देता है देने से, तो यहाँ पे है देखो ऐसे, या फिर ये इसको नहीं मिल पाता है तो इस बैंक के ऊपर तो प्रेशर आ गया ना कि भाई कस्टमर की वजह से मैं वो बैंक नहीं दे पा रहा है दूसरे बैंक को पैसा, तो बैंक की रिप्यूटेशन, बैंक की लिक्विडिटी, बैंक की क्रेडिट रिस्क पे इश्यूज आ सकते हैं। ये प्रैक्टिकली बहुत एप्लीकेबल है, हो सकता है थोड़ा टफ रहेगा ये पॉइंट आपको समझने में, लेकिन इंडस्ट्री में ये काफी चलता है। मान लो कोई एक्सपोर्टर है जो अपने गुड्स यूएसए को बेच रहा है, इंग्लैंड में बेच रहा है, तो वो बंदा तो अपने कस्टमर पे भरोसा ही नहीं कर पाएगा। तो वो बोलेगा भाई अपने कस्टमर से ऐसा कर भाई मैं ये डॉक्यूमेंट सारे तेरे बैंक को भेजूंगा और मेरा बैंक तेरे बैंक से पैसा मांगेगा। अब वो जो बैंक है जो अपने कस्टमर के बिहाफ पे काम कर रहा है, अगर वो कस्टमर उस बैंक को नहीं देगा, हमारा बैंक तो उस बैंक से मांगता रहेगा और ऐसे में उस बैंक की इमेज तो गिर जाएगी अगर वो नहीं देगा तो। बट ऐसे में क्या होता है, कॉम्प्लायंस रिस्क आ जाता है। ठीक है, ये जो नीरव मोदी और इतने सारे बड़े बड़े आदमी जो फ्रॉड करके भागे हैं उन्होंने इन सब चीजों का यूज किया है। कॉम्प्लायंस रिस्क ये रहेगा कि अगर आप लॉ को नहीं मानते, नहीं फॉलो कर पाते, रूल्स नहीं फॉलो कर पाते, रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर पाते, एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर पाते, तो बैंक्स के जो क्लाइंट्स हैं, अगर वो बैंक ऐसे क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा है जो बंदा सही से टाइम पे परफॉर्म ही नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे में तो बैंक को बहुत सारी पेनल्टी की और बहुत सारा फाइन देना पड़ जाएगा। तो ये कॉम्प्लायंस रिस्क रहता है इस वाले ट्रांजेक्शन में। स्ट्रेटेजिक रिस्क मतलब स्ट्रेटजी, एक ऐसा प्लान करना, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाना जिससे कोई किसी की ग्रोथ डिपेंड करती है। अच्छी स्ट्रेटजी होगी, अच्छे गोल होंगे, बड़े सपने होंगे तो बड़ा एक्ट भी करना पड़ेगा, छोटे सपने होंगे तो जल्दी जल्दी पूरे हो जाएंगे। तो बड़ा सोचना होगा, बड़े सपने देखने होंगे और बड़े सपने के लिए बड़ा ये बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये सारा तभी हो सकता है, वो जो बड़े सपने वो तभी पूरे हो सकते हैं जब आप उसके लिए स्ट्रेटजी बनाओ, एक गोल बनाओ, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर आप गोल नहीं अचीव कर सकते। तो स्ट्रेटजिक रिस्क से भी अगर स्ट्रेटजी अच्छी नहीं बनी तो अर्निंग, कमाई पे या फिर पूंजी पे असर, कैपिटल पे असर पड़ सकता है, जिसके जैसे कि गलत बिजनेस डिसीजन ले लिया, इम्प्रॉपर मतलब आपने रूटीन ही गलत बना लिया, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन, भैया आपने रूटीन तो बनाया लेकिन उसका इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, रूटीन धरा का धरा ही रह गया। तो वही सब चीजें, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू इंडस्ट्री चेंजेस, भैया इंडस्ट्री में बहुत सारे बदलाव हो रहे थे तुम्हारे बैंक के सेक्टर में लेकिन तुमने उसको फॉलो नहीं किया। तो गलत डिसीजन की वजह से, गलत मैनेजमेंट डिसीजन की वजह से एक स्ट्रेटेजिक रिस्क रहेगा बैंक के ऊपर, बस इतना याद रखो। रिप्यूटेशन रिस्क, इज्जत जाने का डर रहेगा। रिप्यूटेशन रिस्क, भाई किसी भी कंपनीज के लिए अगर रिप्यूटेशन ही खतरे में रहेगी तो प्रोडक्ट्स उसके नहीं बिकेंगे, प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे तो उसके शेयर पर प्राइस डाउन हो जाएंगे, उसका बिजनेस लॉस में हो जाएगा। तो रिप्यूटेशन बड़ा मैटर करता है। तो रिप्यूटेशन रिस्क द करंट एंड प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट, रिप्यूटेशन जो है अगर आपकी अच्छी रहेगी और अच्छा अगर काम रहेगा, अच्छी इमेज बनी रहेगी, गुडविल अच्छी रहेगी, तो आपकी अर्निंग भी अच्छी रहेगी, आपकी कैपिटल मतलब आपकी पूंजी में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर पब्लिक ओपिनियन आपके लिए गलत है तो फिर तो आपका बिजनेस डूबने से कोई नहीं बचा सकता। दिस अफेक्ट द इंस्टीट्यूशंस एबिलिटी टू एस्टेब्लिश न्यू रिलेशनशिप और सर्विसेज कंटिन्यू सर्विसिंग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, तो इससे जो पुराने रिश्ते हैं या पुराने कस्टमर्स हैं वो भी आपके चले जाएंगे, फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, कस्टमर बेस आपका घट जाएगा। तो इस चीज का रिपीटेशन रहेगा। देखो सर्विस सेक्टर में क्या होता है, आप अपने क्लाइंट्स की जरूरत को समझो, उनको उनकी जरूरत के हिसाब से उनको सर्विस देनी होती है। अगर वहां पे अगर कस्टमर को आपने निराश कर दिया तो कस्टमर ने गलत ओपिनियन आपके लिए दिमाग में सेट कर लिया तो वो 10 लोगों को बोलेंगे, इस वजह से आपकी इज्जत जा सकती है, आपको नुकसान हो सकता है बेसिकली।
इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, अगर कोई बंदा कस्टमर या कोई पब्लिक है वो गलत ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करता है, इंटरनेट बैंकिंग सर्विस को गलत तरीके से यूज करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में भी रिस्क रहेगा। कल के लोग बोल सकते हैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक गेटवे ही ठीक नहीं है, तुमने गलत बंदे को अपना आउटसोर्स कर दिया इलेक्ट्रॉनिक गेटवे का काम या पेमेंट का काम। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का भी रिस्क रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट, अभी तक तो रिस्क देख लिया, अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिससे आप पहले ये जज करते हो कि कौन कौन से रिस्क होने वाले हैं। भाई हमें पता ही नहीं रहेगा कि कौन कौन से रिस्क होंगे। अब एक बात बताते हैं, स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग, जो लोग नशा करते हैं, अगर उनको ये पता रहे, या शुरुआत की बात कर रहा हूँ, कब तो खैर जिनको लत लग चुकी होती है उनको तो पता होने के बाद या ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर इनिशियली शुरुआत में अगर किसी को पता हो कि इसको करने से ये नुकसान है, वो पहले ही आइडेंटिफाई कर ले, पहले ही मेजर कर ले, मॉनिटर कर ले, और कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं आगे चल के, तो ऐसे सिचुएशन में वो उन सारे रिस्क को नोट डाउन करके प्लान कर सकता है या फिर उसको अवॉइड कर सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी हैज 3 इसेंशियल एलिमेंट। उसमें क्या 3 चीजें आ जाती हैं। द प्लानिंग प्रोसेस फॉर द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, पहले ये देखना कि टेक्नोलॉजी का कितना यूज करेंगे, कैसे करेंगे, उसकी प्लानिंग कर लो। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, भैया किसी भी चीज की प्लानिंग तभी सक्सेस रहेगी ना जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, मतलब उसको फॉलो करोगे। द मीन्स टू मेजर एंड मॉनिटर, उसके बाद जब फॉलो कर लिया तो उसको एनालाइज करो, देखो उस रिस्क को मॉनिटर करते रहो कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है यार, ई कॉमर्स का पार्ट हमने पहले भी बहुत सारे पॉइंट्स देखे हैं, तो कुछ है नहीं बेसिकली इसमें, कुछ अलग सा नहीं है, आप इसको सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अब चलते हैं इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल, मान लो कि एक वो है, मतलब एक इंटर्न, आप एक घर का एग्जांपल ले लेते हैं। घर में अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा हो, लाइक कि अगर आपको पढ़ाई करते टाइम कोई डिस्टरबेंस ना हो, पढ़ने का पूरा माहौल हो घर में, है ना, तो आप ऑटोमेटिकली पढ़ोगे, अननेसेसरी की डिस्टरबेंस ना हो। तो जैसे स्टूडेंट की लाइफ में ये सब चीजें होती हैं, ऐसे किसी बैंकिंग कंपनी या फिर किसी बिजनेस के लिए इंटरनल कंट्रोल क्या होगा कि उसका जो भी प्रोसेस है वो पूरे तरीके से सिक्योर हो। कोई टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट हम कम बैंक टेक्नोलॉजी यूज कर रही है तो वो भी सिक्योर हो, कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है वो भी सिक्योर हो, प्रॉपर तरीके से उसकी चेकिंग हो रही हो, इंटरनल कंट्रोल की वजह से किसी कोई दिक्कत में ना आ जाए कंपनी आगे चल के, उसके ऊपर कोई लीगल रिक्वायरमेंट ना आ जाए, कोई रिकवरी प्लानिंग ना करे। तो देखो इंटरनल कंट्रोल किसी बिजनेस में होना बहुत अच्छा है। अगर इंटरनल कंट्रोल नहीं है, अब मान लो एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कि किसी को 50 लाख रुपए देने हैं, लेकिन इस पे जो बंदा चेक पे साइन करेगा, अगर वो ये देखेगा ही नहीं कि इस 50 लाख को हम क्यों दे रहे हैं, ये 50 लाख का क्या गुड्स आया या नहीं आया, इसकी पेमेंट टर्म्स क्या थी, पेमेंट टर्म्स 60 दिन है तो हम उसको आज ही क्यों दे रहे हैं, क्या गुड्स सच में 50 लाख का आया, तो ये सब क्या है, ये सारी की सारी चेकिंग इंटरनल कंट्रोल ही तो है। तो ऐसे ये इंटरनल कंट्रोल ओवर इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम शुड बी कमेंसरेट विद ऑल इंस्टीट्यूशन लेवल, या सारे टाइप के रिस्क को देख लो, मैनेज कर लो। उसके बाद देखो, एज इन एनी अदर बैंकिंग एरिया मैनेजमेंट हैज द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंटरनल कंट्रोल डेवलप करे, इंप्लीमेंट करे, और एक साउंड सिस्टम, मतलब बहुत ही तगड़ा वाला इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए बैंक के इंटरनेट बैंकिंग टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट पे। अदरवाइज कस्टमर्स तो डूबेंगे ही डूबेंगे, बैंक भी डूब जाएगा। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जांपल द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर एन इंडिविजुअल बैंक्स इंटरनेट बैंकिंग टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट, जो कंट्रोल रिक्वायरमेंट है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव वो क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ टेक्नोलॉजी प्लानिंग और स्ट्रेटजी गोल, लगातार टेक्नोलॉजी की प्लानिंग करते रहो, लगातार अपनी स्ट्रेटजी गोल्स को मॉनिटर करते रहो, लीगल पॉलिसीज को देखो, लीगल रिक्वायरमेंट्स को देखो, आप बचे रहोगे। डाटा अवेलेबिलिटी देखो, इंक्लूडिंग बिजनेस रिकवरी प्लानिंग, कि कल के कुछ लॉस हो जाए तो बिजनेस को कैसे रिकवर करेंगे वो देखो। डाटा इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी क्या होता है, किसी पे किसी की इंफॉर्मेशन पे भरोसा करना, ठीक है ना, कि ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, ऑथेंटिकेटेड है, तो ये सब होना चाहिए।
डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी सेफगार्ड, कस्टमर के डाटा है आपके पास, वो कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए, वो शेयर नहीं किया जाना चाहिए किसी और के साथ। ऐसा थोड़ी ना कि आप किसी बैंक में जाओ, अरे ये मेरे पड़ोसी का अकाउंट भी तो तुम्हारे बैंक में, ये देखना उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो क्या वो आपको बता देगा? तो डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, प्राइवेसी सेफगार्ड होनी चाहिए, और रिलायबिलिटी ऑफ एमआईएस। एमआईएस बेसिकली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उससे जो इन्फॉर्मेशन निकलती है उस पर रिलायबल भरोसा किया जाना चाहिए ताकि आप उस पर डिसीजन ले सको। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स 191। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या है। ऑलरेडी हम इसको देख चुके हैं बट फिर भी यहाँ देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन ईसाका द बेसिक इंटरनल कंट्रोल। अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में किस टाइप के कंट्रोल चाहिए? इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल। अगर इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल रहेगा तभी तो असेट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की सेफ्टी हो पाएगी, ठीक है ना। दिस वुड इंक्लूड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स एंड ट्रायल बैलेंस। इसमें ट्रायल बैलेंस भी जो डाटा प्रेजेंट करे वो बिल्कुल ठीक रहे। ऑपरेशनल कंट्रोल्स कि जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है वो मीट भी किया जा रहा है या नहीं जा रहा है, जो बिजनेस जिसके लिए बैंक कर रहा है काम क्या वो कर रहे हैं, तो उसके ऑपरेशन को देखना। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, क्या जितनी पॉलिसी और प्रोसीजर्स हैं वो सारे फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो इस टाइप के कंट्रोल्स देखने होंगे। अब देखते हैं द थ्री कंट्रोल कैटेगरीज। तीन टाइप के कंट्रोल होते हैं जिसको कैटेगराइज किया जा सकता है, मतलब सारे कंट्रोल को तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक है प्रिवेंटिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव कंट्रोल क्या है? किसी चीज को होने से रोकना। कोई गलत काम होगा, कुछ गलतियां होंगी, कुछ इलीगल एक्ट हो सकता है, उसको रोकना। प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, किसी चीज को होने से ही रोक देना, वो है प्रिवेंटिव कंट्रोल। जैसे घर में बाहर जा रहे हैं हम, ताला लगा के जाएंगे, तो ये ताला लगाना क्या है? प्रिवेंटिव कंट्रोल है। डिटेक्टिव कंट्रोल, कोई चीज हो गई है उसको आइडेंटिफाई करना। एन एग्जांपल वुड बी इंट्रूशन डिटेक्शन सॉफ्टवेयर दैट ट्रिगर एन अलर्ट और अलार्म। तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर लगाओ जिससे ट्रिगर्स हो जाए कि ये गलती हो गई है भाई। जैसे कि सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा रोकता नहीं है किसी को कुछ गलत करने से, बस वो डिटेक्ट करने में हेल्प करता है क्योंकि वो रिकॉर्ड कर लेता है। फिर है करेक्टिव कंट्रोल, भैया पहले तो हमने रोकने की कोशिश की, चलो नहीं रुका। फिर दूसरा है हो गई ट्रांजेक्शन, फिर हमने खोज लिया डिटेक्टिव, अब करेक्टिव, करेक्ट द सिचुएशन वंस इट हैज बीन डिटेक्टेड। एक बार चीजें मिल गई हैं तो अब उसे आप कंट्रोल करेक्ट कर लो, बैकअप ले लो उनका। करेक्टेड फाइल है डेटाबेस, उसको हटा दो यार। करेक्टेड ट्रांजेक्शन करेक्टेड फाइल को लेके क्या करना है हमें, जो फाइल करेक्ट हो गई है। तो इस तरीके से हमने देखे कि तीन टाइप के कंट्रोल को तीन में कैटेगराइज किया जा सकता है, ठीक है ना। नाउ रेगुलेशंस ऑफ पीपीआई, प्री पेमेंट इंस्ट्रक्शंस। ये पीपीआई क्या है? प्री पेमेंट इंस्ट्रक्शन आरबीआई के द्वारा क्या है? रेगुलेशन ऑफ प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स वर अपडेटेड ऑन 30 अप्रैल 2020। तो 30 अप्रैल 2020 को आरबीआई ने पीपीआई के रेगुलेशंस को अपडेट किया है। अब तो देखते हैं द फॉलोइंग टॉपिक्स कवर्ड इन द पीपीआई। पीपीआई में कौन कौन से टॉपिक कवर्ड है? व्हाट पावर हैज आरबीआई, आरबीआई के पास क्या पावर है? पीपीआई क्या है? हु आर इश्यूअर्स ऑफ पीपीआई, पीपीआई का इश्यूअर कौन है, होल्डर कौन है पीपीआई का, कितने टाइप के पीपीआई है, और व्हाट आर द टाइप ऑफ सेमी क्लोज पीपीआई। तो ये सब चीजें हैं जो आरबीआई ने पीपीआई को लेकर दिए। तो इन्होंने क्या क्या चीजें इतनी डिटेल में आपको नहीं दे रखी है, बस आप इतना याद रखो कि पीपीआई है प्री पेमेंट इंस्टीट्यूशन जो आरबीआई अपडेट करता है, और आरबीआई ने रिसेंटली 13 अप्रैल 2020 को किया है। उसमें उन्होंने बताया आरबीआई के क्या पावर है, पीपीआई क्या है, पीपीआई के इश्यूअर कौन है, पीपीआई के होल्डर कौन है, पीपीआई के टाइप्स क्या है, और सेमी क्लोज पीपीआई क्या क्या है। अब हम आगे बढ़ेंगे, वो है हमारा यूनिट 4 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया होगा आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों से। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को प्रेस भी कर देना ताकि नोटिफिकेशन आए तो पता चल जाए कि भाई नेक्स्ट लेक्चर आ गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यूनिट 4 करेंगे। तो अभी तक हम आ गए हैं 66 आउट ऑफ 110। तो आई थिंक 60% हमने कवर कर लिया है सिलेबस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को समझेंगे। बाय बाय, टेक केयर।